नमस्कार दोस्तों। आज हम थिंकर्स बिलीव्स बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट के चैप्टर 5 में चैप्टर 4 में पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम स्तूप की संरचना के बारे में बात करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा में शुरू में क्या है, हम इसकी पिक्चर पिछले अपने उसमें टॉपिक में देख चुके हैं। इट इज़ ए सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ। ये मिट्टी का बना हुआ सेमी सर्कुलर एक टीले जैसा स्ट्रक्चर है जिसका संस्कृत में मीनिंग हीप होता है। और ये जो सेमी सर्कुलर साइज का माउंड है इसको हम बोलते हैं अंडा। अभी आगे में स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ पाएंगे। अंडे के ठीक ऊपर एक स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हर्मिका। इट्स ए काइंड ऑफ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर विच इज द एबोर्ड ऑफ द गॉड्स। माना जाता है ईश्वर इसी पर्टिकुलर हर्मिका में रहता है। इसी के ऊपर एक पिलर गड़ा हुआ बेटा, एक डंडा है जैसे झंडा लगा होता है और उसके ऊपर छतरी नुमा स्ट्रक्चर है। दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका देयर वॉज ए मस्ट कॉल्ड यष्टि ऑफन सरमाउंटेड बाई ए छतरी और अम्ब्रेला। दिस इज कॉल्ड यष्टि। तो दीज आर द 4 स्पेसिफिक थिंग्स, स्तूपा, अंडा, हर्मिका, यष्टि एंड द लास्ट वन अराउंड द माउंड वॉज ए रेलिंग। माउंड के चारों तरफ क्या है, एक रेलिंग है जो कि पूरी दुनिया को सेपरेटेड द सैक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड, जो उस पवित्र जगह को आज के सेक्युलर वर्ल्ड से अलग कर देती है। अर्ली स्तूपाज एट सांची एंड भरहोत दे वर प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स। प्लेन थे, कोई डिजाइन विजाइन नहीं था, स्टोन की रेलिंग थी विच रिजेंबल्स ए बैम्बू और वुडन फेंस। जिसमें पहले क्या होता था, बैम्बू की या लकड़ी की वुडन की फेंस होती थी, दीवार होती थी। एंड द गेटवे विच वॉज रिचली कर्व्ड, जो गेटवे यानी मेन गेट था इसका वो बहुत ज्यादा डिजाइंड था। कर्व्ड मतलब होता है जिसमें गेटवे में बहुत सारे डिजाइन बना दिए जाते हैं। एंड इंस्टॉल्ड एट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल पॉइंट्स? दीज कार्डिनल पॉइंट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी एक स्तूप में जाने के लिए 4 तरफ से गेट होता था। वर्शिपर एंटर्ड ईस्टर्न गेटवे। वर्शिपर जो थे किधर से घुसते थे, राइट साइड में ईस्टर्न गेटवे से एंट्री करते थे और वो क्लॉकवाइज माउंड के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। क्योंकि माउंड के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए आप गेटवे के अंदर गए तो उसमें क्या है, रेलिंग बनी हुई है जो सैक्रेड प्लेस को कम्युनल वर्ड से दूर कर देती है। क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे ऑन द राइट साइड इमिटेटिंग द सन्स मूवमेंट। जैसे सन का मूवमेंट होता है, पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए यहां पे सन दिखाई देता है क्लॉकवाइज, इस तरह से कह सकते हैं। लेटर माउंड वर कर्व्ड विद निचेस एंड स्कल्पचर। बाद में क्या हुआ कि जो माउंड थे पहले तो प्लेन थे, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, माउंड स्ट्रक्चर का भी, स्तूपा बनाने का भी हो रहा है, तो अब उसको थोड़ा सा डेकोरेटेड करने लगे। तो लेटर माउंड वर कर्व्ड विद निचेस एंड स्कल्पचर एट अमरावती एंड शाहजी की ढेरी, पेशावर, पाकिस्तान। शाहजी की ढेरी में भी एक स्तूप है और ये जगह आज डिवाइडेड इंडिया में पेशावर, पाकिस्तान में है। यहां पर आप देख पाएंगे ये गेटवे है, दिस इज ईस्टर्न गेटवे। और जो ये स्ट्रक्चर प्लान ऑफ स्तूपा, इसमें आप देखिए अंडा दिख रहा है आपको, मेधी दिख रहा है, मेधी वही है, एक एरिया है चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। और जो इनमें रेलिंग्स दी गई इनको वेदिका कहा गया है। जो गेटवे होता है वो तोरण है और चारों गेटवे इसमें राइट साइड वाले पिक्चर में आप देखिए चारों गेटवे दिखा रहे हैं। राइट साइड में चलेंगे, किस तरह से भी चलेंगे तो चारों तरफ से लगा रहे हैं। और इसमें जो ईस्टर्न गेटवे से एंट्री करेगा फिर वो इसके स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ऊपर की तरफ देखिए एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड हर्मिका। हर्मिका के बीच में एक खंबे जैसा गड़ा हुआ छतरी लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड यष्टि। यष्टि, ओके। डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। यहां पे बेटा क्या हुआ, सांची के स्तूप को कवर करके बचा लिया गया। सांची का स्तूप आज बड़ी स्थिति में है और अमरावती के स्तूप पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और जब अमरावती के स्तूप की डिस्कवरी हुई तब इतना ज्यादा रिसर्च भी नहीं था, लिहाजा अमरावती स्तूप धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो इस हेडिंग में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे सांची सर्वाइव कर गया और कैसे अमरावती नष्ट हो गया। ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। 1796 में, ये अमरावती की बात हम कर रहे हैं, 1796 में वहां का एक लोकल राजा था एंड ही वांटेड टू बिल्ड अ टेंपल, और वो एक मंदिर बनाना चाहता था। फॉर दैट ही वांटेड टू यूज स्टोन ऑफ दिस प्लेस। तो जो अमरावती में स्टोन पड़े हुए थे उनको उसने यूज करना चाहा। एंड देयर माइट बी ट्रेजर ही कुड फाइंड, और शायद ऐसा भी हो कि उसको खजाना भी मिल जाए, क्योंकि इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर पाए गए। लेकिन उस समय ना तो राजा इस बात को समझ पाया और ना ब्रिटिश इस बात को समझ पाया कि अमरावती एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है।
सम ईयर्स लेटर अ ब्रिटिश ऑफिसर मिस कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये वहां जो अंग्रेजों की जो सिक्के ढालने की जो फैक्ट्री थी, मिंटिंग द कॉइन्स, वहां पे एक बहुत बड़ा ऑफिसर था ये। इसके बारे में अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया में भी जाके पढ़ेंगे, जब ये जाके कुछ रिसर्च करता है उसके बारे में। ही विजिटेड द प्लेस, तो ये यहां पर भी आया, सांची सॉरी अमरावती भी आया। फाउंड सम स्कल्पचर, यहां पर उसको कुछ स्कल्पचर यानी दीवार में बने हुए चित्र और खुदे हुए चित्र मिले। मेड रिपोर्ट, उसने उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की, बट द रिपोर्ट वाज नेवर पब्लिश, लेकिन वो रिपोर्ट बेटा पब्लिश नहीं हो पाई। इसके कुछ और दिन बाद 1854 में एक कमिश्नर था गुंटूर का, हिज नेम वाज वॉल्टर एलियट। ही विजिटेड अमरावती, कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स, पैनल्स, पैनल्स मींस जो बड़े बड़े पत्थर के स्लैब, पिलर नुमा स्लैब्स मिले, दे आर कॉल्ड पैनल्स। टुक देम अवे टू मद्रास, उनको वो अपने साथ मद्रास ले गया, और उसी के नाम पर इन पैनल्स को हम एलियट मार्बल भी कहते हैं। ही डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे, और अमरावती का वेस्टर्न गेटवे मिला, ठीक है। ही डिस्कवर्ड एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धिस्ट स्तूपा एवर बिल्ट। और उसने इसका कंक्लूजन क्या दिया पूरी रिसर्च करने के बाद वॉल्टर एलियट ने? उसने कहा कि अमरावती जो है बुद्धिस्ट स्तूप का लार्जेस्ट और बहुत मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है दैट एवर बिल्ट। दैट वाज द रिपोर्ट ऑफ वॉल्टर एलियट इन 1854। 1850s में जो स्तूप के स्लैब्स मिले, जो पिलर्स मिले, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले, दे आर कॉल्ड स्लैब्स। दे वर सेंट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश एरिना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कलकत्ते में थी बेटा, ये विलियम जोन्स ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1750 में। और एशियाटिक सोसाइटी का काम ही था कि भारत के इतिहास को खंगाल के भारत की सच्चाई दुनिया के आगे लाना और भारत के गौरव के बारे में बात करना। इसके बाद इसके स्लैब्स कहां भेजे गए? इंडिया ऑफिस भेजे गए, दैट इज इन मद्रास। इंडिया ऑफिस मद्रास में गए, आपने देखा वॉल्टर एलियट भी मद्रास लेके गया है। और उसके बाद लंदन भी भेजे गए। अब आते हैं H.H. कोल, ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, और ये थोड़ा भारत के लिए अच्छा लिखते थे, इट वॉज हिज थिंकिंग। तो क्या कहते हैं? इट सीम्स टू मी ए सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल। गौर करिए बेटा, इट सीम्स टू मी ए सुसाइडल, आत्महत्या करने जैसा है, एंड इनडिफेंसिबल है, इनडिफेंसिबल वर्क है ना। किस बात को लेकर के बोल रहे हैं? पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड। ये एक अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी है जो इस कंट्री को अलाउ करती है, और ये आत्मघाती है और असमर्थ नीति है। मतलब सरकार भारत की एंशिएंट आर्ट को लूट रही है, ये सुसाइडल है और इनडिफेंसिबल है, यानी इसको डिफेंस भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार भी ब्रिटिश की है। ही बिलीव्ड दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कॉड फैसिमिले। उनका यह कहना था कि अगर म्यूजियम में रखना है तो जो मूर्तियां मिली हैं, जो स्लैब्स मिले हैं, उनकी प्लास्टर कास्ट प्रतिकृतियां रखिए आप, और असली चीजें जो मिली हैं, जो असली पत्थर हैं, असली वेस्टर्न गेटवे हैं, ये सब वही होने चाहिए जहां एग्जैक्टली ये बनाए गए थे। दे शुड रिमेन इन ओरिजिनल प्लेस, है ना। बट ही कुडंट कन्विंस द अथॉरिटीज। लेकिन अब ये बेचारा H.H. कोल भी क्या करता? ये अथॉरिटीज यानी उस समय के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, गवर्नर वगैरह थे, उनको ये कन्विंस नहीं कर पाया अबाउट अमरावती, इसलिए अमरावती को बचाया नहीं जा सका। बट हिज प्ली फॉर इन सीटू प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ अमरावती, सॉरी ये गलत लिख गया, इन द केस ऑफ सांची। लेकिन इसकी बात को सांची के माध्यम, मतलब ये अमरावती लास्ट वाला नहीं बेटा, ये सांची है ना। लिखते समय शायद मैंने जल्दी में गलत कर दिया इसको। तो इन सीटू प्रिजर्वेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर चीज को उसी जगह पर सेव करना। जैसे एक एक्वेरियम होता है और एक नॉर्मल पॉन्ड होता है, तो मछली को अगर बड़े से पॉन्ड में सेव किया जाएगा तो वो इन सीटू प्रिजर्वेशन होगा, और उसी मछली को अगर एक्वेरियम में सेव किया जाएगा उसके नेचुरल क्लाइमेट से हटा करके, तो वो एक्स सीटू प्रिजर्वेशन होगा। तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? इन सीटू, मतलब ओरिजिनल चीजों को उनके ओरिजिनल प्लेस पे ले जाके सेव किया जाए। तो वो अमरावती को नहीं बचा पाया, बट इन सीटू प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ सांची, नॉट अमरावती। आई एम रिपीटिंग, अडॉप्टेड इन द केस ऑफ सांची। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब आते हैं सांची ऑब्लिक अमरावती में। इट वॉज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स। जब इसकी खोज की गई तो ये तब खोजा गया जब स्कॉलर जो है इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। ऐसा क्या हुआ कि सांची बच गया, अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ा पहले हो गई, है ना। सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, सांची 1818 में खोजा गया,
और इसके 3 गेटवे, जिसको हिंदी में आप तोरण द्वार कहते हो, वो तब भी खड़े थे और चौथा गिरा हुआ था, यानी सांची पूरा पूरा सेफ था। 3 of its 4 gateway were still standing and the 4th was lying on the spot and the mound was in good condition. That was the condition of Sanchi. So it was suggested, है ना, कि इनको that the gateway be taken to either Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was. तब भी ये सुझाव आया कि इनको जो गेटवे है इनको पेरिस से लंदन भेज दिया जाए, लेकिन कई कारणों से सांची का जो स्तूप था वहीं बना रहा, आज भी है। और अमरावती जो है वो लगभग महाचैत्य जो अमरावती का था वो नष्ट हो चुका है, इनसिग्निफिकेंट है, छोटा सा टीला है और टोटली डिन्यूडेड ऑफ हिज फॉर्मर ग्लोरी। एक्चुअली अपनी फॉर्मर ग्लोरी को ये खो चुका है। अब अगर हम स्कल्पचर की बात कर लें तो इसमें एक हेडिंग है 9.1 स्टोरीज इन स्टोन। तो जो सांची में जो गेटवे मिला, जो स्टाइल्स मिले, जो डेकोरेशंस मिले, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। यू मे हैव सीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो घुमक्कड़ होते हैं लेकिन कहानियां सुनाते हैं और उनके पास स्क्रॉल किए हुए कपड़े में होता है, इसको चारण चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण चित्र। वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रॉल्स ऑफ क्लॉथ, चारण चित्र, और पेपर विद पिक्चर ऑन देम। आपको जान के अच्छा लगेगा, पहले बेटा इस तरह की कुंडलियां भी बनाई जाती, तभी कुंडली एक पेज में आ जाती है, कंप्यूटर में आप डाल देते हैं डाटा और आ जाता है। पुराने समय में अगर आपके पापा की कुंडली रखी हो तो जरूर देखिएगा, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी कुंडलियां बनती थी। तो ये चारण चित्र लगभग उसी तरीके के होते हैं। तो अगर एक कुंडली आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आगे आते हैं, फिगर 4.13 पे जाएंगे तो देखेंगे एक गांव का सीन है। वहां पर थैज्ड हट्स हैं और खूब सारे पेड़ हैं, है ना। पहली बार देखने पर इसमें फूस की झोपड़ी है, पेड़ वाले लोग, पेड़ खूब सारे हैं, ठीक है। ये इनको देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस रहे जिन्होंने सांची में जो स्कल्पचर था उसका सही से स्टडी किया था। एक बुक है बुद्धिस्ट लिटरेचर की, इसका नाम है वेशांतर जातक। उसमें एक सीन है, वहां पर एक जीनरस प्रिंस है, एक दयालु दानी राजकुमार है जो अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दे देता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल चला जाता है। ही इज अ जीनरस प्रिंस हु गेव एवरीथिंग टू ए ब्राह्मणा एंड वेंट टू फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये यहां पर एक बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ वर्शिप हम दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू हैजियोग्राफी बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट अंडर बोधि ट्री। ये उसका सिंबल का चित्र है बेटा कि बुद्ध, भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे बोधि ट्री कहा गया, और जिस जिले में प्राप्त हुआ उसका नाम गया था, इसलिए उसे बोध गया कहा गया। और जो पेड़ था वो पीपल का पेड़ था, इट्स ए पीपल ट्री, यू नो दैट, साइंटिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीपल और बरगद दो ऐसे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, मेनी स्कल्पचर्स, दे डिडंट शो बुद्धा इन ए ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड दे शोड हिज प्रेजेंस थ्रू सिंबल। बहुत सारे पिक्चर स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते, बल्कि सिंबल से जान लीजिए कि ये बुद्ध हैं। तो यहां पर एक जो दिख रहा है, जो पिक्चर आपको मिला है, दैट इज द एम्प्टी सीट, इट्स एन इंपॉर्टेंट सिंबल, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। जब भगवान बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं तो यहां बुद्ध का सीन नहीं है, बल्कि उस खाली सीट दिखाई गई है, एंड दैट एम्प्टी सीट शोड द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। अब दूसरा सिंबल ऑफ वर्शिप है स्तूपा, इवेंट ऑफ महापरिनिब्बान। हमने आपको बताया था स्तूप में भगवान बुद्ध और उनके बोधिसत्व जो थे, जिनको बुद्ध के बराबर मान लिया गया, उनकी डेड बॉडीज के रिमेन्स हैं, है ना। इसीलिए एक तरह का ये कब्रिस्तान टाइप स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये स्तूप क्या दिखाता है? द इवेंट ऑफ महापरिनिब्बान, यानी जब भगवान बुद्ध को महापरिनिब्बान प्राप्त हुआ। एंड द नेक्स्ट सिंबल ऑफ वर्शिप है द व्हील, एक चक्र है। आप पिक्चर देखिए बेटा, ये पिक्चर आपकी उसमें बुक में भी बनी हुई है, पेज नंबर 100 पर, बुक में पेज नंबर 100 पर यू विल फाइंड दीज 3 पिक्चर्स। और ये व्हील है द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा एट सारनाथ टू 5 persons। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो अपना पहली स्पीच दी, जिसके लिए हमने आपको एक शब्द बताया था, धर्म चक्र प्रवर्तन, इंग्लिश में लिखेंगे धर्मा चक्र प्रवर्तना। और 5 people हु वर दे वर द फ्रेंड्स ऑफ बुद्धा इन इनिशियल स्टेज। जब भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए तो ये 5 ब्राह्मण उनके मित्र बने थे, बाद में बुद्ध का साथ छोड़ करके चले गए। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध ने सबसे पहले इन्हीं को स्पीच दी। कहां पर दी वो स्पीच? सारनाथ में। और वो जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो है दैट द व्हील, ओके। पॉपुलर ट्रेडिशंस में ये एक पिक्चर है शाल भंजिका का। एट सांची, अदर देन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सम स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड सच एज शाल भंजिका।
ठीक है। सांची में बहुत सारी मूर्तियां ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध से या बुद्धिस्ट फिलॉसफी से डायरेक्ट जुड़ी नहीं है। उनमें से बहुत सारी जो स्टैचूज हैं वो बहुत सुंदर स्त्रियों की हैं, द ब्यूटीफुल वुमेन। जैसे कि एक गेट पर एक लेडी जो है साइड से लटकती, जैसे लग रहा है झूल रही है, सी स्विंगिंग, है ना। लेकिन ये संस्कृत भाषा में अगर इसका डिफाइनेशन करें तो ये साल भंजिका की स्टैचू है। वुमेन हुज टच कॉज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट, यानी एक ऐसी महिला है जिसके केवल टच से वृक्षों में फूल खिलते हैं और फल आने लगते हैं, यानी एक शुभ प्रतीक है। इट्स ए पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसीलिए इसका इस्तेमाल हुआ, है ना। और ये बुद्धिज्म में जोड़ दिया गया। ये साल भंजिका मोटिव दिखाता है दैट मेनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज्म एनरिच्ड इट टू देयर ओन प्री बुद्धिस्ट एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ प्रैक्टिस आइडियाज। मतलब जब भगवान बुद्ध के फॉलोअर लोग बने तो उससे पहले तो वो किसी दूसरे धर्म को मानते थे, दूसरे पंथ को मानते थे, लेकिन जब वो बुद्ध के धर्म में आए तो अपने साथ जो टेक्निकल चीजें थी, जो इंजीनियरिंग स्किल थी, वो सब लेकर के बुद्धिज्म में आए और उन्होंने बहुत सारी चीजों को इससे जोड़ा। अब आते हैं पॉपुलर ट्रेडिशन में। यहां पर देखिए देयर आर मेनी अदर इमेजेस एज वेल, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड कैटल्स। तो यहां पर देखेंगे कि हाथियों के चित्र मिल रहे हैं, हॉर्सेस के मिल रहे हैं, मंकीज के मिल रहे हैं, कैटल्स के मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जातक कथाओं से जानवरों की जो कई कहानियां ली गई हैं और इसीलिए यहां पर सांची के स्तूप की दीवारों में इन डिजाइन्स को बनाया गया है, वॉल्स में, है ना। जानवरों को मनुष्यों के गुण के प्रतीक के रूप में यूज किया जाता था, ठीक है। अच्छा, एलिफेंट्स वर डिपिक्टेड टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, तो उससे पता चलता है कि हाथी का सिंबल किसके लिए है? गौतम बुद्ध के लिए है। जब ये छोटे थे तो एक साधु को बुलाया गया, इनके पिता ने कहा कि मैंने अपने सपने में एक हाथी को भी देखा है। तो उन्होंने बोला कि हाथी इसको राजा की स्थिति में ले जाता नहीं, बड़ा सन्यासी बनेगा और अपने हाथों से सबको बांटता हुआ जाएगा। तो इट डिफाइंस स्ट्रेंथ एंड विजडम, द एलिफेंट, ओके, एलिफेंट एट सांची। अब आते हैं हम गजलक्ष्मी। एक गजलक्ष्मी की मूर्ति है, पेज नंबर 102 पे आप देख सकते हैं, है ना। गजलक्ष्मी की मूर्ति है। क्या है ये? अनदर मोटिव वेयर ए वुमेन सराउंडेड बाय लोटस एंड एलिफेंट्स। एक महिला है जो हाथी से और कमल से घिरी हुई है, विच सीम्स टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर, और वो हाथी उसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, एज ए परफॉर्मिंग अभिषेका और कॉन्सिक्रेशन। जैसे लगता है कि ये हाथी, ये गज जो है उसका अभिषेक कर रहे हैं। सम हिस्टोरियन आइडेंटिफाई द फिगर एज माया। कुछ लोग कहते हैं कि ये माया है, द मदर ऑफ बुद्धा, और कुछ कहते हैं कि हिंदू फिलॉसफी में एक गॉडेस है गुड फॉर्चून की। गजलक्ष्मी लिटरली द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, ये उसका पिक्चर है। अब पॉपुलर ट्रेडिशन में एक और पिक्चर है, सरपेंट इज फाउंड इन सेवरल पिलर्स। सांची के पिलर्स में एक सरपेंट मिला है ना। ये क्यों है? ये लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्गुसन कहते हैं, ही सेड कंसिडर्ड सांची टू बी ए सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप। हो सकता है सांची में वृक्षों की और सर्पों की पूजा होती हो। ही वॉज नॉट फैमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से फैमिलियर नहीं था और ज्यादातर बुद्धिस्ट लिटरेचर का ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था। तो जो इन्होंने कंक्लूजन निकाले थे वो सिर्फ इमेजेस को देख करके निकाले थे। तो यहां तक हम ये देख पाते हैं कि बुद्धिज्म का कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। और अगले टॉपिक में जब हम आएंगे तो हम बुद्ध धर्म की नई रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं जिनमें हीनयान और महायान है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। और यहां पर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्धिज्म को पूरी तरह से स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हर पैटर्न पे हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्लास 12th स्टूडेंट हैं तो हम अपने जो आंसर करें वो आंसर ज्यादातर एनसीईआरटी बुक से मैच करते हुए होने चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज कमेंट करके हमसे सवाल पूछें। थैंक यू।